हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर द इमेजिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर रॉबर्ट विटेकर की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी लास्ट वीडियो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद हमारी ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई, बट नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। बायोलॉजी में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन फिजियोलॉजी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। बाकी के सिलेबस की डिटेल्स मैंने वीडियो में पेज पर डाल दी हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और सिलेबस को एक बार डिटेल से देख लें। यह सारा सिलेबस मास्टर कैडर, ईटीटी के सेकंड पेपर, एसएससी और रेलवे के रिगार्डिंग है। आप हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ शुरू करेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से शुरू हुई और यहाँ यह थ्योरी किसके द्वारा दी गई और इस थ्योरी के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हम जानेंगे। नेक्स्ट हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे जो कि रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दी गई थी। परंतु क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जीवन की उत्पत्ति के रिगार्डिंग कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है कि यह एक ए बायोजेनेसिस प्रोसेस है। ए बायोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है और इसका मतलब क्या है, यह आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। हमारे घरों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे होते हैं। अगर हम कुछ दिनों के लिए इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना करें तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये कीड़े और वर्म्स कहाँ से आते हैं? बाहर से तो आते नहीं हैं, ये सभी अंदर ही पैदा होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आलू में क्या होता है, स्टार्च, वाटर और प्रोटीन। जब आलू सड़ने लगता है तो यही ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलकर वर्म्स या कीड़े बनाते हैं। इसी थ्योरी को ए बायोजेनेसिस कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लज़ारो स्पेलेंज़ेनी। इन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और कहा अगर सभी जीवों की उत्पत्ति ऐसे ही होती है तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही क्या है, और यह थ्योरी फेल कर गई। एग्जाम्स में भी बार बार पूछा गया है कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या होती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट मिलर एंड यूरी के द्वारा किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी या रासायनिक विकास की उत्पत्ति। एग्जाम्स में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट को डन और परफॉर्म तो किया गया था स्टैनले मिलर और यूरी के द्वारा, परंतु यह थ्योरी दी गई थी ओपेरन और हेल्डन के द्वारा। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इस थ्योरी का सिचुएशन या थ्योरी को दिया गया था ओपेरन और हेल्डन के द्वारा, बट परफॉर्म किया गया था मिलर एंड यूरी के द्वारा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ पर हर एक जीव की उत्पत्ति केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस के अंसेस्टर या पूर्वज तो बंदर थे, और टाइम के अकॉर्डिंग बंदरों के अंदर केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक क्रियाओं के कारण धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग हमारे ह्यूमंस के अंदर चेंज आते रहते हैं। ठीक है, आप आने वाले टाइम में देखोगे कि हमारे अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और हमारे ह्यूमंस, हमारे डीएनए, हमारे जेनेटिक्स के अंदर अभी भी कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं। इस थ्योरी के साइंटिस्ट के नेम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में इनके साइंटिस्ट के नाम ही पूछे जाते हैं। जैसे कि इस थ्योरी को दिया किसने था, ओपेरन और हेल्डन ने, और परफॉर्म और एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिलर एंड यूरी ने। यह थ्योरी 100% इफेक्टिव और वैलिड मानी जाती है और इस थ्योरी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट भी किया गया है। यह थ्योरी 1952 में स्टैनले मिलर और यूरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में परफॉर्म किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और अर्थ पर सबसे पहला ऑर्गेनिज्म या जीव कौन सा बना। यह ऑर्गेनिज्म एक वैक्यूल के रूप में बना था। वैक्यूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक खाली सी चीज़ होती है, जैसे ब्लैंक
वैक्यूल होता है, जिसके अंदर कोई भी अगर हम एनर्जी को इंट्रोड्यूस यहाँ पर डाल दें तो और इसके अंदर धीरे धीरे मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, और इसी मोशन या चलती हुई चीज़ को ऑर्गेनिज्म कहा गया, और यही वैक्यूल आगे डेवलप होकर बैक्टीरिया बना। सबसे पहले लाइफ की शुरुआत पानी में हुई थी, ना कि लैंड पर। एक बात और बता देता हूँ, हमने वैक्यूल में जिस एनर्जी की बात की थी, जिसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, वह एटीपी के रूप में होती है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अर्थ पर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ऑप्शंस में आपको वैक्यूल या बैक्टीरिया दिया होता है। बैक्टीरिया के बारे में एक बात और बता देता हूँ, यह सबसे पुराना और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। दुनिया की शुरुआत भी बैक्टीरिया से हुई थी, और जिस दिन पृथ्वी का अंत होगा तो आखिर में मरने वाला जीव भी बैक्टीरिया ही होगा। बैक्टीरिया पर मैं एक डिटेल्स लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें हम बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आपको आंसर देना है वैक्यूल या बैक्टीरिया। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो आपको आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल को हिंदी में कहा जाता है कोशिकांग। अब हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एरिस्टोटल के बाद कार्ल लिनियस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, प्लांट और एनिमल्स के अंदर। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, या वर्गीकरण का पितामह। क्लासिफिकेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, टैक्सोनॉमी। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्नस्ट हैकल के बारे में। अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के साथ प्रोटिस्टा को शामिल किया था। इन्होंने मोनेरा और फंजाई को प्रोटिस्टा में ही शामिल कर लिया था। नेक्स्ट रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, और यह क्लासिफिकेशन सबसे पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई। ये 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। रॉबर्ट विटेकर यूएसए के सिटीजन थे, और इन्हें अमेरिका के सबसे फेमस इकोलॉजिस्ट माना जाता था, और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन 1969 में दी थी। नेक्स्ट कार्ल वॉइस। कार्ल वॉइस के द्वारा भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी, बट इनकी क्लासिफिकेशन को 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ना कहकर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ही डोमेन जिसका नाम था मोनेरा, उसको उठाया और इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, जिनके नाम थे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया। एक बात आपको और बता देता हूँ, डोमेन वर्ड किंगडम वर्ड से बड़ा होता है। इन सभी क्लासिफिकेशन के बाद भी आज तक काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन की गई हैं। 2015 में भी एक क्लासिफिकेशन आई थी, परंतु इन सभी क्लासिफिकेशन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट भी नहीं किया गया और इन्हें ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को माना जाता है, इसे ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है और वैलिड माना जाता है। हम अपने बुक्स NCERT 9th 10th और सब इन सभी में हम रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ते हैं। अब हम रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट मोनेरा। मोनेरा को ही बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे कि हमें पता ही है कि बैक्टीरिया अर्थ पर पैदा होने वाले सबसे पहले और प्रिमिटिव जीव है, तो इसकी बॉडी बहुत ही सिंपल है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। एक बात हो, स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। मोनेरा को हिंदी में मोनेरा ही कहा जाता है, और मेरी सारी क्लासेस बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और आपको बताता हूँ कि मैं जितनी भी कोई भी टर्मिनोलॉजी हिंदी और इंग्लिश होती है, मैं उनके नाम आपको दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ। साइंस और बायोलॉजी को इंग्लिश में समझना जितना आसान है उतना हिंदी में नहीं, इसीलिए मैं काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ही लिखता हूँ। अब हम मोनेरा पर वापस आते हैं। ये सारे के सारे जीव यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। इनकी बॉडी इतनी सिंपल होती है कि इनमें न्यूक्लियस या केंद्रक अभी तक अपीयर नहीं हुआ होता है, और इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। मोनेरा के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल्स हैं
एनाबिना, नॉस्टेक और मिथेनोजेंस। एनाबिना और नॉस्टेक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोन शब्द कैरियोटिक से डिराइव किया गया है और प्रो का मतलब होता है बिफोर। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ केंद्रक का ना होना। जब भी आपको कहीं भी कैरियोटिक या कैरियो शब्द दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर के अपीयर होने से पहले या केंद्रक के बनने से पहले धरती पर आए थे, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। यहाँ पर आपको मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। इसमें आपको जो एक टेल सी दिखाई दे रही है उसे फ्लैजिला कहा जाता है, जो कि इसे मोशन देने के लिए प्रयोग की जाती है। और सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसे कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक का होना। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू या सच्चा, और कैरियोन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक वो जीव होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगी। अगर ये सभी चीज़ें तभी ही होंगी जब उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। और जिन सेल्स के अंदर ये सभी नहीं पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल को आप सिंपली एक खाली कमरे से ले सकते हो जिसमें कोई भी बेड, टीवी, फ्रिज कुछ भी नहीं है। और यूकैरियोटिक वो एक कमरा होता है या फर्निश्ड कमरा होता है जिसमें बेड, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सभी कुछ लगा होता है। आने वाले लेक्चर्स में आपको काफ़ी वर्ड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको प्रीफिक्स यू या कैरियोन लगा दिखाई देगा। इसमें आपको समझ जाना है कि याद रखना है कि यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम रॉबर्ट विटेकर की सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। प्रोटिस्टा की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ट्रिपैनोसोमा। प्रोटिस्टा होता तो यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय है, परंतु इनमें न्यूक्लियस अपीयर होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इन्हें यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जीव कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर न्यूक्लियस अपीयर होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनना शुरू हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत होता है, इसीलिए हम इन्हें प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स को एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है, इसीलिए आपको इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है। एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना और ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा वो होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ जिसे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है और एग्जामिनर की फेवरेट है। वह एक कौन सी ऐसी चीज़ या जीव है जो कि प्लांट और एनिमल के बीच में एक लिंक बनाता है? इसे युग्लिना कहा जाता है। युग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है। युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इसमें क्लोरोफिल भी होता है। युग्लिना क्लोरोफिल का प्रयोग करके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बना सकता है। इसके साथ साथ युग्लिना के पास एक टेल जैसा फ्लैजिला होता है जिसके कारण यह मूव या मोशन कर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। युग्लिना में दोनों करैक्टर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की, क्योंकि ये प्लांट्स की तरह अपना भोजन खुद बना सकता है और एनिमल्स की तरह मूव भी कर सकता है। इसीलिए युग्लिना को प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। नेक्स्ट हमारी आने वाले लेक्चर में हम फंजाई पर होगी और हम उस लेक्चर में फंजाई को डिटेल से पढ़ेंगे। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में शेयर ज़रूर करें, और इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्कवर द इमेजिनेशन पे जाकर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।